नमस्कार। आज हम बात करेंगे ह्यूमन रेसेस ऑफ इंडिया यानी भारत की मानव प्रजातियों के बारे में। आज हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी मानव प्रजातियां भारत में निवास करती है। हम बात करें भारत के बारे में तो भारत एक विविधताओं का देश है, जहां भौतिक विविधताओं के साथ साथ हमें मानव प्रजातीय विविधताएं भी देखने को मिलती है। अगर हम बात करें भारत पर होने वाले आक्रमणों की, तो भारत पर प्रागैतिहासिक काल से लेकर ऐतिहासिक काल के मध्य विभिन्न प्रजातीय समूहों ने अनेक आक्रमण किए हैं और इन आक्रमणों के दो परिणाम हुए हैं। कौन कौन से? पहला परिणाम तो यह है कि प्रत्येक आक्रमण से बचने के लिए पूर्ववर्ती प्रजातियों ने या तो दुर्गम जंगलों में या पहाड़ियों की ओर या फिर कंदराओं में शरण ली और अधिकांश दक्षिण की ओर स्थानांतरित हो गए। यानी जब कोई प्रजाति आक्रमण करती थी तो जो पहले से जिस क्षेत्र पे आक्रमण वाले क्षेत्र पे पहले से निवास करने वाली प्रजातियां या तो दुर्गम जंगलों की ओर या पहाड़ियों की ओर या फिर कंदराओं में शरण लेती या फिर वो दक्षिण भारत की ओर स्थानांतरित हो जाती। और इसी कारण जिन प्रजातियों ने भारत में पहले प्रवेश किया वे भारतीय उपमहाद्वीप के बाहरी भाग यानी दक्षिण की ओर निवास करती है, जबकि जिन प्रजातियों ने भारत में बाद में प्रवेश किया वो भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में निवास करती है। और आक्रमणों से होने वाला जो दूसरा परिणाम था वो था कि मिश्रित प्रजातियां, यानी पुरापाषाण काल से लेकर ऐतिहासिक युगों तक अनेक मानव प्रजातियां भारत भूमि पर आती रही और वो यहाँ की पूर्ववर्ती प्रजातियों से मिश्रित होती गई। इसी कारण मिश्रित प्रजातियों का भी उद्भव या विकास हुआ। ये दो परिणाम थे भारत पर होने वाले आक्रमणों के। अगर हम बात करें भारत की, तो कुछ विद्वान भारत को प्रजातियों का उद्भव स्थल भी मानते हैं। अगर इनकी बात करें तो इनमें हैं पंचानन मित्रा, ग्रिफिथ टेलर, एच.डी. टेरा। ये विद्वान है जो भारत को मानव प्रजातियों का उद्गम स्थल मानते हैं और उनके अनुसार भारत के शिवालिक प्रदेश में मानव प्रजातियों का उद्गम हुआ था। अब हम बात करते हैं भारत में मिलने वाली मानव प्रजातियों की। तो भारत में मिश्रित प्रजातियों के कारण भारत की जनसंख्या में प्रजातीय वर्ग स्पष्ट करना बहुत कठिन कार्य है या एक जटिल कार्य है। फिर भी कुछ विद्वान हैं जिन्होंने भारत की जनसंख्या में प्रजातियों का वर्गीकरण किया है। इसमें हैं रिस्ले महोदय, हैडन महोदय, हटन महोदय और डॉक्टर B.S. गुहा। इन्होंने भारतीय प्रजातियों का वर्गीकरण करने का प्रयास किया है। आज हम बात करेंगे डॉक्टर B.S. गुहा के अनुसार भारतीय प्रजातियों के वर्गीकरण की। डॉक्टर B.S. गुहा ने भारतीय प्रजातियों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया और इनके वर्गीकरण को सर्वमान्यता भी प्राप्त है। और डॉक्टर B.S. गुहा भारतीय मानव विभाग के निदेशक थे और इन्होंने शारीरिक लक्षणों तथा वैज्ञानिक तथ्यों के गहन अध्ययन के आधार पर ही भारतीय प्रजातियों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया। और इन्होंने 1944 में एक लेख प्रकाशित किया, उसका नाम था जनसंख्या में प्रजातीय तत्व, यानी जनसंख्या में प्रजातीय तत्व लेख 1944 में डॉक्टर B.S. गुहा ने प्रकाशित किया और इसी लेख में उन्होंने भारतीय प्रजातियों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया। डॉक्टर गुहा ने अपने वर्गीकरण का आधार मानव शरीर के कपाल और चेहरे के विभिन्न मापों को माना है और इसके अतिरिक्त उन्होंने त्वचा के रंग, बालों की बनावट, आँखों के आकार को भी प्रजातीय वर्गीकरण का आधार माना है। डॉक्टर B.S. गुहा ने सन 1931 की जनगणना के आधार पर भारतीय प्रजातियों को 6 प्रजातियों में वर्गीकृत किया है। अब ये 6 प्रजातीय वर्ग कौन कौन से, इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले है निग्रिटो प्रजाति, दूसरे नंबर पे है आद्य ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति, तीसरे नंबर पे है मंगोलाइड प्रजाति। डॉक्टर B.S. गुहा ने मंगोलाइड प्रजाति को पुनः 2 उपवर्गों में बांटा है। ये कौन कौन से हैं? पहला है पूरा मंगोलाइड प्रजाति वर्ग और दूसरा है तिब्बती मंगोलाइड प्रजाति वर्ग। चौथा उन्होंने माना है भूमध्य सागरीय प्रजाति। भूमध्य सागरीय प्रजाति को भी इन्होंने पुनः 3 उपवर्गों में बांटा है। पहला है पूरा भूमध्य सागरीय प्रजाति, दूसरा है भूमध्य सागरीय प्रजाति और तीसरा है प्राच्य प्रकार की
प्रजाति। नेक्स्ट है पांचवा, चौड़े सिर वाली पश्चिमी प्रजातियाँ। इसको इन्होंने पुनः 3 भागों में बांटा है। पहला है अल्पाइनाइट प्रजाति, दूसरा है दिनारिक प्रजाति और तीसरा है आर्मीनाइट प्रजाति। और लास्ट उन्होंने जो उपवर्ग माना वर्ग माना वो है नार्डिक प्रजाति। तो इस प्रकार डॉक्टर BS गुहा ने भारतीय प्रजाति को 6 प्रजातीय वर्गों में बांटा है। अब एक एक करके हम इनके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे निग्रिटो प्रजाति के बारे में। निग्रिटो निग्रोइड महाप्रजाति की एक उपजाति है और भारतीय जनसंख्या में इस प्रजाति के लोगों की उपस्थिति को लेकर कुछ संदेह है। यानी कुछ विद्वानों का तो मानना है कि निग्रिटो प्रजाति भारत के दक्षिणी भाग में निवास करती है, जबकि कुछ विद्वानों का मानना है कि भारत में निग्रिटो प्रजाति की उपस्थिति नहीं है, यानी वो उनकी उपस्थिति को लेकर सहमत नहीं है। अगर हम बात करें डॉक्टर BS गुहा की, तो डॉक्टर BS गुहा ने त्रावणकोर और कोच्चि के कादर लोगों को तथा अंडमान द्वीप समूह के मूल निवासियों को निग्रिटो प्रजाति का प्रतिनिधि माना है। यानी डॉक्टर BS गुहा ने जो दक्षिणी भारत के त्रावणकोर और कोच्चि में जो कादर जनजातियाँ मिलती है और अंडमान द्वीप समूह में जो मूल निवासी मिलते हैं उनको निग्रिटो प्रजाति का ही माना है। और अगर हम बात करें अंडमान निकोबार की, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में निग्रिटो लोगों की अधिक जनसंख्या है, किंतु वर्तमान में उनकी संख्या में अभी कमी देखने को मिलती है या उनकी जनसंख्या में ह्रास की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। और दक्षिण में जो प्रजातियां निवास करती है वो जंगलों में निवास करती है। और अगर हम निग्रिटो प्रजाति के शारीरिक लक्षणों की बात करें तो इनका कद छोटा होता है, जो कि 152 सेंटीमीटर से कम होता है। इनकी त्वचा का रंग गहरे भूरे से काला तक होता है और इनके बाल घुंघराले होते हैं, होंठ मोटे होते हैं और चेहरा साधारण से लंबा होता है और सिर गोल होता है, और जबकि ललाट कुछ आगे की ओर निकला हुआ होता है। ये निग्रिटो लोगों के शारीरिक लक्षण हैं। दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं आद्य ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति की। तो आद्य ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति भारत के प्रायद्वीपीय भाग में निवास करती है और इस प्रजाति के अंतर्गत भारत की मलायन, कुरुम्बा, संथाल, मुंडा, युरुवा, चेंचू, कोल आदि जनजातियाँ इसके अंतर्गत आती है। यानी मलायन, कुरुम्बा, संथाल, मुंडा, चेंचू और कोल जनजातियाँ आद्य ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति की ही मानी जाती है। अगर इन आद्य ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति के शारीरिक लक्षणों की बात करें तो इनकी त्वचा का रंग काला होता है, बाल घुंघराले होते हैं और लहरदार होते हैं, नाक चौड़ी और चपटी होती है और ललाट उभरा हुआ होता है और होठों का आकार मोटा होता है और चेहरा बाहर की ओर उभरा हुआ होता है। अगर शारीरिक कद की बात करें तो शरीर का कद छोटा होता है। और डॉक्टर BS गुहा ने भारत में पाई जाने वाली कई अनुसूचित जनजातियों में भी प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड विशेषताओं को स्वीकार किया गया। यानी डॉक्टर BS गुहा का मानना था कि भारत की कई अनुसूचित जनजातियों में भी प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति की विशेषताएं देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मंगोलाइड प्रजाति की। तो मंगोलाइड प्रजाति सर्वप्रथम मध्य एशिया में विकसित हुई थी। उसके बाद यह प्रवास करके भारत के पश्चिमी उत्तर भारत से प्रवेश करके हिमालय के उत्तरी और पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करने लगे। यानी सर्वप्रथम मंगोलाइड प्रजाति का उद्भव तो मध्य एशिया में हुआ था, किंतु वहाँ से ये प्रवास करके भारत के हिमालय के उत्तरी पर्वतीय क्षेत्रों में और पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करने लगे। अगर इनके शारीरिक लक्षणों की बात करें तो मंगोलाइड प्रजाति का शरीर का कद छोटा होता है, चेहरे पर बालों की कमी होती है, रोम का अभाव होता है, चेहरा सपाट होता है और नेत्र तिरछे होते हैं या कम विकसित होते हैं। अगर भारत में मंगोलाइड प्रजाति की बात करें तो भारत में मंगोलाइड प्रजाति के 2 उपवर्ग देखने को मिलते हैं। पहला है पुरा मंगोलाइड प्रजाति और दूसरा है तिब्बती मंगोलाइड प्रजाति। सबसे पहले हम बात करते हैं पुरा मंगोलाइड प्रजाति के बारे में। तो यह सर्वाधिक प्राचीन मंगोलाइड प्रजाति है
और भारत में इस प्रजाति के दो प्रकार देखने को मिलते हैं, दो वर्ग देखने को मिलते हैं। पुरा मंगोलाइड प्रजाति के भी पुनः दो प्रकार भारत में देखने को मिलता है। पहला है लंबे सिर वाली प्रजाति और दूसरा है चौड़े सिर वाली प्रजाति। अगर हम बात करें लंबे सिर वाली प्रजाति की, तो यह प्रजाति भारत के असम तथा पूर्वी सीमांत प्रदेश में निवास करती है और इनकी शारीरिक विशेषताएं हैं कि इनका सिर लंबा और शरीर का कद मध्यम, रंग भूरा होता है और चेहरा छोटा होता है और इनके शरीर पर या चेहरे पर बालों का या रोम का अभाव होता है। ये तो था लंबे सिर वाली प्रजाति की विशेषताएं। दूसरा जो पुरा मंगोलाइड प्रजाति का दूसरा वर्ग है चौड़े सिर वाली प्रजाति। अगर इसकी बात करें तो चौड़े सिर वाली प्रजाति भारत के चटगांव के पहाड़ी क्षेत्र में निवास करती है और इसकी शारीरिक विशेषताएं हैं कि इनका सिर अपेक्षाकृत चौड़ा होता है और इनके नेत्र तिरछे होते हैं और चेहरा गोल होता है और त्वचा का रंग भी हल्का पीला लिए हुए होता है। तो ये थे पुरा मंगोलियन प्रजाति के बारे में हमने बात की, जिसके दो उपवर्ग है। पहला है लंबे सिर वाली प्रजाति और दूसरा है चौड़े सिर वाली प्रजाति, जिसके बारे में अभी हमने चर्चा की। मंगोलाइड प्रजाति का ही दूसरा उपवर्ग है, वह है तिब्बती मंगोलाइड। अगर हम बात करें तिब्बती मंगोलाइड की, तो यह प्रजाति हिमालय के पर्वतीय प्रदेश, मुख्यतः सिक्किम, भूटान और पश्चिमी हिमालय प्रदेश में निवास करती है। यानी इस प्रजाति का निवास क्षेत्र सिक्किम, भूटान और पश्चिमी हिमालय प्रदेश है। और अगर इसके शारीरिक लक्षणों की बात करें तो इनका सिर लंबा होता है और शरीर पर रोम या बालों का अभाव होता है और इनकी त्वचा का रंग हल्का पीला या भूरापन लिए होता है और नेत्र तिरछे होते हैं। तो ये तो थे तिब्बती मंगोलाइड प्रजाति के बारे में। नेक्स्ट है भूमध्य सागरीय प्रजाति। यह यूरोपीय या काकेसाइड महाप्रजाति का ही एक विशिष्ट अंग है और इसकी त्वचा का रंग हल्का भूरा या पीलापन लिए होता है, जबकि सिर लंबा होता है और सिर पर बाल लहरदार होते हैं, यानी बालों का आकार लहरदार होता है। नाक की बात करें तो नाक सामान्य चौड़ी या पतली होती है। और भूमध्य सागरीय प्रजाति की बात करें तो भूमध्य सागरीय प्रजाति भारत में कई चरणों में आती है और इसी आधार पर हम भूमध्य सागरीय प्रजाति के 3 उपवर्ग करते हैं। सबसे पहला है पुरा भूमध्य सागरीय प्रजाति, दूसरा है भूमध्य सागरीय प्रजाति और तीसरा है प्राच्य प्रकार प्रजाति। तो सबसे पहले बात करते हैं हम पुरा भूमध्य सागरीय प्रजाति के बारे में। यह प्रजाति भूमध्य सागरीय प्रजाति के प्रथम भारत आगमन के समय संभवतः नवपाषाण युग में यहाँ आई थी। यानी सबसे पहले जब भूमध्य सागरीय प्रजाति भारत में आती है तब पूरा भूमध्य सागरीय प्रजाति भारत में आती है और यह नवपाषाण युग के समय भारत में आई थी। पहले यह उत्तरी भारत और बाद में दक्षिणी भारत तक फैल गई। और अगर इसके शारीरिक लक्षणों की बात करें तो इसके शारीरिक लक्षणों में है इसकी त्वचा का रंग भूरा होता है, चेहरा और सिर लंबा होता है, कद का यानी शरीर का कद मध्यम आकार का होता है, सिर पर बाल लहरदार होते हैं, नाक मध्यम चौड़ी होती है और चेहरे और शरीर पर बाल कम पाए जाते हैं, बालों का अभाव होता है। ये तो थी पूरा भूमध्य सागरीय प्रजाति की विशेषताएं। अब हम बात करते हैं भूमध्य सागरीय प्रजाति की विशेषताएं। भारत में इसका आगमन पूरा भूमध्य सागरीय प्रजाति के बाद हुआ और इस प्रजाति के जो मानव समुदाय है वो भारत में पंजाब से लेकर बंगाल तक निवास करते हैं। इसके अतिरिक्त महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भी इस प्रजाति के लोग निवास करते हैं। डॉक्टर BS गुहा ने उत्तरी भारत की जनसंख्या में भूमध्य सागरीय प्रजाति की अधिकता को स्वीकार किया है। उनका मानना था कि उत्तरी भारत की जो स्वर्ण जातियां हैं उनमें भूमध्य सागरीय प्रजातियां अधिक देखने को मिलती है, उनके लक्षण अधिक देखने को मिलते हैं। अगर भूमध्य सागरीय प्रजाति की शारीरिक लक्षणों की बात करें तो इनकी त्वचा हल्की भूरी होती है, बाल लहरदार होते हैं, नाक पतली और लंबी होती है और उभरी हुई होती है और चेहरे और शरीर पर बाल अपेक्षाकृत अधिक देखने को मिलते हैं। यानी पूरा भूमध्य सागरीय प्रजाति की तुलना में भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोगों पर या उनके शरीर पर बालों की अधिकता देखने को मिलती है।
और लास्ट जो है प्राच्य प्रकार यानी भूमध्य सागरीय प्रजाति का जो तीसरा उपवर्ग है प्राच्य प्रकार या पूर्वी भूमध्य सागरीय प्रजाति। तो यह भूमध्य सागरीय प्रजाति का ही एक परिवर्तित रूप है, यानी भूमध्य सागरीय प्रजाति का ही एक परिवर्तित रूप माना गया है। और इसकी अगर शारीरिक लक्षणों की बात करें तो इस प्रजाति का रंग प्राय हल्का गोरा या गेहुआ होता है, नाक अपेक्षाकृत अधिक लंबी होती है। और इनके क्षेत्र विस्तार की बात करें तो भारत में इसका क्षेत्र विस्तार पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है, यानी इस प्रजाति के लोग पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं। नेक्स्ट प्रजाति वर्ग की बात करते हैं, वो है पांचवा यानी चौड़े सिर वाली पश्चिमी प्रजातियाँ। तो अगर इनकी बात करें तो डॉक्टर BS गुहा का मानना था कि ये प्रजातियाँ उत्तर में हिमालय की तलहटी तथा दक्षिण में पश्चिमी सागरीय तट के सहारे निवास करती है, या फिर इन क्षेत्रों में इनका निवास क्षेत्र देखने को मिलता है। भारत में इस प्रजाति के 3 उपवर्ग पाए जाते हैं। पहला है अल्पाइनाइट प्रजाति, दूसरा है दिनारिक प्रजाति और तीसरा है आर्मीनाइट प्रजाति। सबसे पहले हम बात करते हैं अल्पाइनाइट प्रजाति समूह की। यह एक मध्यम कद वाली प्रजाति है जिसकी त्वचा का रंग भूरा होता है, चेहरा गोल होता है और शरीर सुडौल होता है तथा नाक लंबी और सुंदर होती है। इस प्रजाति के लोग भारत के उत्तरी और दक्षिणी दोनों ही भागों में देखने को मिलते हैं, यानी इस प्रजाति का प्रतिनिधित्व उत्तरी और दक्षिणी भारत दोनों ही क्षेत्रों में देखने को मिलता है। दूसरा है दिनारिक प्रजाति। यह एक लंबे कद वाली प्रजाति है। अगर इसके शारीरिक लक्षणों की बात करें तो इसका चेहरा अपेक्षाकृत लंबा होता है अल्पाइनाइट प्रजाति की तुलना में, और इसकी नाक पतली और लंबी होती है और त्वचा भूरी से लेकर काली तक होती है। और इस अन्य प्रजातियों के साथ इसका मिश्रण अधिक हुआ है, यानी इस प्रजाति में मिश्रण की क्रिया अधिक हुई है। अगर इसके क्षेत्र विस्तार की बात करें तो इसका क्षेत्र विस्तार पश्चिमी हिमाचल प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में देखने को मिलता है दिनारिक प्रजाति का क्षेत्र विस्तार। लास्ट हम बात करते हैं आर्मीनाइट प्रजाति की। तो इस प्रजाति की संख्या भारत में कम ही देखने को मिलती है, ये इनकी संख्या कम है। ये मध्यम कद वाली प्रजाति होती है जिनका सिर चौड़ा और नाक अधिक लंबी होती है। और अल्पाइनाइट प्रजाति की बात है, इनके शरीर पर भी बालों की प्रचुरता अधिक देखने को मिलती है। और अगर भारत में बात करें तो भारत में जो पारसी लोगों में इस प्रजाति के लक्षण देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं छठे प्रजाति वर्ग की, यह है नार्डिक प्रजाति। अगर नार्डिक प्रजाति की बात करें तो भारत में इस प्रजाति का आगमन सबसे बाद में हुआ है, यानी अभी हमने जिन ऊपर सभी जिन प्रजातियों की बात की उन प्रजातियों के बाद नार्डिक प्रजाति का आगमन भारत में हुआ। और यह ऐसा माना जाता है कि यह प्रजाति मध्य एशिया से स्थानांतरित होकर सर्वप्रथम पश्चिमी उत्तर भारत में प्रवेश की थी और उसके बाद यह भारत के विभिन्न भागों में फैल गई या भारत के विभिन्न भागों में निवास करने लगी। कुछ विद्वानों ने इसे इंडो आर्यन की भी संज्ञा दी है, या नार्डिक प्रजाति को इंडो आर्यन नाम की भी संज्ञा दी गई है। और इस प्रजाति के इस प्रजाति का मानव समुदाय है वो अधिकांशतः पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में निवास करता है। और जो इन क्षेत्रों की जो स्वर्ण जातियाँ उनमें इस प्रजाति का प्रतिनिधित्व देखने को मिलता है। और इसके अलावा उत्तरी मैदान और महाराष्ट्र में भी नार्डिक प्रजाति का निवास नार्डिक प्रजाति की बहुलता देखने को मिलती है। अगर हम बात करें नार्डिक प्रजाति के शारीरिक लक्षणों की तो इनका शरीर सुगठित और सुडौल होता है और इनका कद लंबा होता है, सिर का आकार लंबा होता है, चेहरा और नाक भी चेहरा भी लंबा होता है, नाक का आकार लंबा और पतली होती है नाक, और त्वचा का रंग गोरा होता है, आँखें कुछ नीली होती है और बाल कुछ सुनहरे होते हैं। यह इनकी शारीरिक विशेषताएं। तो इस प्रकार हमने बात की डॉक्टर BS गुहा के अनुसार भारत में मिलने वाली प्रजातियों के बारे में। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।